वापस चलो अंदर, आ जाइयो। हम कमाई को भी जिंदगी में बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब हमें नेकी करने और उसका लुत्फ उठाने का मौका मिल सके। जाने दीजिए ना खान साहब, जाने दीजिए ना खान साहब, जाने आज सब लुट गए। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आज किसी ने बख्शीश भी नहीं। हमने चुप के सलाम ठोका पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। की सफेद गाड़ी और बढ़िया उजला देखना है। रईस हंसते हुए बोले कि बुढ़े को भी उजला देखने का शौक मगर उन्हें जरा फर्क नहीं पड़ा। बोले साहिबो, पैदा करने वाले परवरदिगार ने आपको खूब नवाजा है। बंदा परवर अपने नजरे करम जरा इनायतों से हटाकर इस बूढ़े पर भी करे। हम अलीगढ़ में एक कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ के ताल पर यूं ही लाखों लुटाने वाले लोग तालीम पर जरूर खर्च करेंगे। अगर आपकी औलाद जाहिर होगी तो गुर्बत की मारी भी होगी। वगैरह वगैरह न जाने क्या क्या कहने थे वो। इतने में एक मनचला जागीरदार बोल पड़ा कि मियां सैयद अहमद, यहाँ पे रुपया सिर्फ पायलों पे खनकता है। फिर क्या, वो बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और बड़ी बेगम की मसनद में से घुंघरुओं वाला तोड़ा उठाया और अपने पैरों में बांधने लगे और कहा कि अगर कॉलेज के चंदे के लिए नाचना शर्त है तो अभी लीजिए। पता नहीं बड़ी नायिका बड़ी बेगम को क्या सूझा, वो अपनी जगह से उठी। हमने से कोई भी उनके घुंघरू को हाथ लगा ले तो वो कितना नाराज होती है। और कहाँ बड़े ने अपने पैरों में बांध रहे थे। हाँ, मैं तो डर ही गई थी कि अभी खान साहब को आवाज देगी, फिर खान साहब का डंडा होगा और बेचारी सैयद मियां की पीठ पर तड़ातड़ आवाजें। खोजा बड़ी बेगम ने हमको आवाज दी थी। आवाज क्या दी थी खान साहब? उनकी आंखों से तो आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। हमने उन्हें आज तक कभी रोते भी नहीं देखा। अपनी माँ की मौत पर भी नहीं, बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कह पाई, ये जुल्म ना कीजिए बुजुर्गवार। आपके पैरों को छूकर अगर ये पायल पाक हो गई तो हम गुनाहगारियां भूखी ही मर जाएंगी। बस और अपना सारा जेवर उतार के उन बुजुर्ग की झोली में डाल दिया। फिर क्या था, हम सबने भी उनकी देखा देखी अपने जेवर उतारे और उनकी झोली में डाल दिए। देखिए ना खान साहब, मेरी कलाई सोने की चूड़ियां डाल दी उनकी झोली में। देखिए ना खान साहब, मेरी नाक सूरी नहीं लग रही, मैंने अपनी नीली की वाइडर डाल दी उनकी झोली में। हमारा देखा देखी शर्मा शर्मी ने गई सुनी भी अपनी जेब में खाली कर दी। मुजरा नहीं हुआ, सब लूटे। फन कमेटी की निगरानी में मदरसतुल उलूम नामी सर सैयद के प्री कॉलेज का एक पेड़ लगाकर इफ्तिताह हुआ। 1 जुलाई 1875 को लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम मेयर और हैदराबाद के नवाब सालार जंग मदरसतुल उलूम के पहले विजिटर बनाए गए। 6 दिसंबर 1875 को पटियाला के महाराजा महेंद्र सिंह ने कॉलेज फंड कमेटी की दरखास्त पर 13,000 रुपये नकद और 1,800 रुपये सालाना का वजीफा कॉलेज के लिए मुकर्रर किया। याद रखिए, उस जमाने में सोने की कीमत 4,000 रुपये किलो हुआ करती थी। 3 जुलाई 1876 को अपने ओहदे से पेंशन लेकर बनारस से मुस्तकिल तौर पर सर सैयद अलीगढ़ आ बसे। आपके छोटे बेटे जस्टिस महमूद ने अपनी इलाहाबाद वाली कोठी बेचकर अलीगढ़ में एक ऑफिसर्स मेस अपने वालिद के लिए खरीद लिया था। वो फूस की छत वाला बंगला आज सर सैयद हाउस कहलाता है। और सैयद महमूद की इलाहाबाद वाली कोठी मोतीलाल नेहरू ने खरीदी थी
वो आज आनंद भवन कहलाती है। इसी कोठी में हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे। है मालिक, ये तेरे बंदे खुदकुशी पर आमादा हैं, जहानत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए हुए हैं। इन्हें इल्म हुनर से सरफराज कर, मेरी मेहनतों को कबूल फरमा। लॉर्ड, कभी कभी जी चाहता है कि आपके मुखालिफिन रात के आधे पहर में लाकर दिखाऊं कि देखो, जिस शख्स के खिलाफ वो कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, वो कैसे रातों को जाग जाग कर तहज्जुद की नमाजों में कौम के दर्द के लिए रोता है। नींद नहीं आती। और सैयद भाई, खास तौर पर मैं उस मौलवी इमदाद अली कलेक्टर और अहमद अली बख्श को दिखाना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं भाई मेरी। अरे भाई क्यों? क्योंकि इमदाद अली डिप्टी कलेक्टर हैं और अली बख्श डिप्टी कमिश्नर। अगर ये वो मौलवी होते तो ये ऐसा फतवा कभी नहीं देते। लेकिन बात यहाँ पर हक परस्ती की नहीं, कुर्सी परस्ती की है। उन्हें अपने उन अंग्रेज दोस्तों और आकाओं को खुश करना है जो मुसलमानों को जदीद तालीम और इल्म फन से बेबहरा रखना चाहते हैं। अगर ये फतवा देवबंद के मौलाना कासिम नानोतवी देते तो मेरे लिए फिक्र की बात थी। लेकिन मौलाना ममलकतुल आला ने तो खुद ही अंग्रेजी जुबान सीखने की ख्वाहिश जाहिर की है। मुझसे ज्यादा उन्हें इस सिलसिले में दिलचस्पी है। मेरी हमनवाई इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। दरअसल हमारे उलमा उस नज़ाम तालीम के खिलाफ है जो बच्चों में बेदीनी, लामज़हबियत, एथिज़म पैदा करता है। लेकिन एक चीज बताइए, ये मौलवी अली बख्श हज के लिए गए, हरमैन शरीफ के 8 मौलवियों से वो फतवा लेकर आए हैं कि सर सैयद के बनाए हुए कॉलेज को तोड़ना हर हिंदुस्तानी के लिए वाजिब है। तो उन हरमैन शरीफैन के मुफ्तियों को वाजिब का मतलब तो पता होगा ना, कि जिस काम को बिना शरई उज़्र के छोड़ देना गुनाह के मुतरादिफ होता है। कमाल है, वाह। मौलवी इमदाद अली ने आपके खिलाफ एक नया फतवा जारी किया। इरशाद कि आप जो खुशी खुशी आए थे कि लखनऊ की तवाइफों ने आपको चंदा देकर मालामाल किया है, उसके खिलाफ है ये नया फतवा कि तवाइफों के पैसे से बनी हुई इमारत में तालीम हासिल करना नाजायज। सैयद भाई आप हैं? जी, और मैंने उसका जवाब भी सोच लिया है। मैं इन तवाइफों के पैसों से कॉलेज के बच्चों के लिए टॉयलेट्स और वॉशरूम्स बनवाऊंगा। क्योंकि इस फतवे में कहीं ये भी लिखा है कि तवाइफों के पैसे से बने हुए गुसल खाने में नहाना और वॉशरूम में फारिग होना नाजायज है। अल्लाह सैयद भाई, कभी कभी भी चाहता है कि आपके हाथ पर बैत कर दूं। भाई मेरी सोच लीजिए, आपको ये बैत बहुत महंगी पड़ेगी। फिर आपका ये पीरो मुर्शिद आपसे डबल हक से चंदा मांगने लगेगा और आप भी हमसे उसी तरह कतराने लगेंगे जैसे हमारे दूसरे दोस्त कतराने लगे। चंदा मांगते मांगते हमारी शक्ल भी शायद फकीरों जैसी हो ना। और मैं उसके सूनी कलाइयों को देख के अफसोस कर रहा था कि बेचारी की उंगलियों में मैंने एक अंगूठी भी नहीं छोड़ी। मुझे अपने तरफ इस तरह देखता पाके वो बोली, अब्बा जान अब इस तरह हमें मत देखिए, आपको देने के लिए हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं अपनी कौम में सैकड़ों नेकियां देखता हूं लेकिन नाशाइस्ता है। उनके अंदर शुजाअत है, उनके अंदर दिलेरी है लेकिन खौफनाक है। उनके अंदर अक्ल भी है लेकिन वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने और मैनिपुलेशन के काम आए। उनके अंदर सब्र और क़नाअत भी है लेकिन वो बिला मौका और बेज़रूरत है। ये तमाम जेवर अगर तालीम की रोशनी से सच जाए तो हमारी कौम की दुल्हन कितनी खूबसूरत है।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी का खत आया था। उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई और वो चाहते हैं कि हम सब उसमें शामिल हों। मेरा ख्याल है कलकत्ता वाले हमसे 70 साल आगे हैं, तालीम के मैदान में भी, फनून के मैदान में भी। उनके पास रहबरां हैं, लीडर्स हैं, वो दुनिया भर से हिमायत हासिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? अगर हमने इस वक्त अंग्रेजों से टकराने की हिमाकत की तो यकीन मानिए 1857 दोबारा दोहराया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब ने ये खत लिखें कि अभी आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें। जब हम इस काबिल हो जाएंगे तब हम सोचेंगे कि आपकी पार्टी में शामिल हो या हम खुद एक नई पार्टी बनाएं।